Hello everyone, welcome to Genius Academy. I'm your teacher Mahima for Polity. आपने मेरी प्रीवियस 3 क्लासेस देखी होंगी अगर, तो मैंने उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फॉर्मेशन, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत डिटेल के साथ आपको बताया था। और अगर आप अभी नए हैं इन क्लासेस में, तो प्लीज़ जाके वो फर्स्ट 3 क्लासेस जो हैं उनको रेफ़र कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो आपको क्लास जिस टॉपिक पर ले रही हूँ वो हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। दीज आर मेंशन्ड इन यूनिट 1 ऑफ योर सेकंड पेपर ऑफ MPPSC ऑफ मेंस and as well as your GS paper first of your prelims. Fundamental right as a topic is mentioned, and it is a very important topic बिकॉज फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? आपकी एक फंडामेंटल जो जिसके बेसिस पे पर एक सिटीजन गवर्नमेंट से अपने कुछ उसके जो बेसिक राइट होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट से उनको मांग सकता है, उनके बेसिस पर वो आपकी एक कंट्री में सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज अगर वो राइट्स उसको अवेलेबल नहीं होंगे तो सर्वाइवल थोड़ा टफ हो जाता है। बिकॉज ऐसा हो सकता है अगर आप किसी सिटीजन को अगर राइट नहीं है और एक रूल हो रहा है किसी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो अपनी मनमर्जी भी चला सकती है। तो एक तरीके से एक लिमिटेशन भी ये डिफ़ाइन कर देते हैं आपकी गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट जब वर्क करेगी तो उसको कुछ लिमिट में भी रह के वर्क करना पड़ेगा। अथॉरिटेटिव रूल के साथ वो वर्क नहीं करेगी। फंडामेंटल राइट का बेसिक कॉन्सेप्ट लाने का यही था। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि फंडामेंटल राइट जो है वो आपके पार्ट 3 में आता है। आपके आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है और इसको लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी फंडामेंटल राइट। अब एक एक करके हम फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे। आज हम राइट टू इक्वेलिटी में कहाँ से कौन से आर्टिकल से, बेसिकली राइट टू इक्वेलिटी में आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 आते हैं। वन बाय वन हम इन आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल राइट के अंदर बेसिकली 6 राइट्स होते हैं आपकी: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन एंड सो ऑन। अब हम एक एक करके इन सारे राइट्स के बारे में जानेंगे। तो पहले आज हम जानेंगे राइट टू इक्वलिटी के बारे में। बिफोर जंपिंग टू व्हाट इज़ राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट जो कहाँ से लिए गए, किस आर्टिकल्स के, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ कि इट्स अ पार्ट 3 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके प्रीलिम्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली MPPSC एंड समटाइम UPSC ऑल्सो कुड आस्क इन अ statement form or in a easier question. If they have to keep, they could ask these kind of questions. It's not like UPSC won't ask, only MPPSC, or both the cases they can ask. Okay, so पार्ट 3 में है ये आपके पहले। पार्ट 3 इस चीज़ को याद रखिए। पार्ट और आर्टिकल में मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। पार्ट का मतलब होता है किसी भी आपके आर्टिकल्स में जो डिस्क्राइब है उसकी ब्रॉडर एक हेडिंग पार्ट। तो पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, जो कि हैं आपके आर्टिकल 12 to 35। इंस्पिरेशन कहाँ से लिखी है? USA, आई मीन USA इज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका, सो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रमोट द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये आपके, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके सैलिएंट फीचर्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के फंडामेंटल राइट्स। ओके, उसमें मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, किस तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बेसिकली कोई अथॉरिटेटिव रूल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देने का मतलब यही होता है कि लिमिट कर देते हैं राइट्स को। अगर कोई आपके ऊपर मनचाही मर्जी चला रहा है तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपको उस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रेजेंट करते हैं। प्रिवेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल, यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय स्टेट। अगर आपकी स्टेट यहाँ पे आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट के रिस्पेक्ट में स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। आर्टिकल 12 में
स्टेट का मतलब क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ही कवर करने वाले हैं वहाँ पे। तो ये किसी इंडिविजुअल सिटीजन जो होता है उसकी लिबर्टीज़ और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कुछ आपके फ्रीडम्स होते हैं, जैसे कि आपको राइट टू स्पीक होता है, राइट टू वोट होता है, राइट टू मूवमेंट होता है। इन चीज़ को ये फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो आपका प्रोटेक्ट करते हैं। आपको इक्वालिटी का राइट होता है कि आपको किसी लॉ के सामने, कोई लॉ है तो वहाँ पे आपके कोई लॉ अप्लाई हो रही है, आपने अगर किसी व्यक्ति ने किसी किस्म का क्राइम किया हुआ है और एक और व्यक्ति है जिसको कुछ स्पेशल स्टेटस है उसका सोसाइटी में, और एक व्यक्ति है जिसके पास वो स्टेटस सिंबल नहीं है, और दोनों को फंडामेंटल राइट ये श्योर करते हैं कि दोनों अगर इक्वल क्राइम किया है, उन्होंने इक्वल लॉ उनके ऊपर अप्लाई, तो उनको इक्वली ही ट्रीट किया जाए। ओके। एम टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट बाय लॉ नॉट बाय मैन, कि गवर्नमेंट जो है जो लॉ में डिफाइन कर रखा है उसके द्वारा चलेगी, ना कि किसी एक अथॉरिटेटिव पर्सन के द्वारा। ये फंडामेंटल राइट का बेसिक प्रिंसिपल है। फंडामेंटल राइट ये इंश्योर करते हैं कि एक कंट्री भी किस तरीके से रन करना चाहिए, कंट्री के सिटीजन्स को उसमें लिबर्टीज़ होते हैं, उसके फ्रीडम होते हैं, वो इंश्योर करता है। और गवर्नमेंट जो है शुड बी अबाइडेड बाय द लॉ, नॉट किसी गवर्नमेंट कोई अकेला एक व्यक्ति जो कहेगा उसके द्वारा नहीं चलेगी, जो बिकॉज सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेंटेन, कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, वॉट एवर गवर्नमेंट विल कम इन अ पावर, गवर्नमेंट हैज़ टू रन अकॉर्डिंग टू द लॉज। फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? अब हम इन फीचर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। कुछ सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, ये मैं आपको लिस्ट दूंगी एक, और ओवर द टाइम पीरियड जब हम राइट्स के बारे में जानेंगे तब मैं आपको ये बताती जाऊंगी कौन सा किस सिटीजन को अवेलेबल है, कौन सा तुम्हारा फॉरेनर्स या फिर तुम्हारी कुछ कंपनीज़ होती हैं, लीगल पर्सनैलिटीज़ होती हैं। लीगल पर्सनैलिटी में आपकी कंपनीज़ आ जाती हैं, कॉर्पोरेशंस या फिर कॉर्पोरेशंस आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं कुछ, वो आ जाते हैं। जैसे कि आपका आर्टिकल 15, 16 ये जो है वो आपके सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, और भी इनकी लिस्ट है। आप आर्टिकल 15, 16, 29 these are available to only to citizen. Fundamental right are not absolute. Absolute in the sense is कि अगर यहाँ पे अगर कोई सिचुएशन ऐसी अराइव होती है जहाँ पे गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़, कि सपोज़ आपका कुछ मोरल ग्राउंड पे कुछ ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट को गवर्नमेंट कर्व कर सकती है। एब्सोल्यूट नहीं रहेंगे कि लोग भी अपना मन चाहा नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ कंडीशन अप्लाई की जा सकती हैं गवर्नमेंट के। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है, कौन कौन सी कंडीशन किस वक्त आ सकती हैं, जब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक एक करके जानेंगे वहाँ पे मैं आपको डिटेल में उन कंडीशंस के बारे में बताऊँगी। बट कुछ ऐसी सिनेरियो आ जाते हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट वो फंडामेंटल राइट को उस मूवमेंट पे कर्व कर सकती है। ऐसी रिक्वायरमेंट होती है फंडामेंटल राइट को उस वक्त मनचाहे तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है सिटीजन कि दिस इज़ माय फंडामेंटल राइट। अगर कोई ऐसी मोरल सिचुएशन आ रही है जहाँ पर फंडामेंटल राइट को उस मूवमेंट के लिए कर्व करना जरूरी है, तो गवर्नमेंट हैज़ द पावर। फंडामेंटल, दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट arbitrary action of state and some of them are available against the private individual। कुछ आपकी अगर स्टेट का मीनिंग मैं आपको बता सकती, गवर्नमेंट पार्लियामेंट हो सकता है, आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है, आपकी कुछ बॉडीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो कुछ मोस्ट ऑफ द जो है फंडामेंटल राइट वो आपके स्टेट के अगेंस्ट ही आपको, कि स्टेट कोई ऐसा एक्शन ना ले जो सिटीजन्स के जो कुछ बेसिक राइट्स हों वो वायलेट हों। और सम ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट, जैसे राइट अनटचेबिलिटी है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी यहाँ वहाँ पे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 में जैसे उसको डिस्क्राइब कर रखा है, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी यूज़ की जा सकती है। सम ऑफ आर निगेटिव इन कैरेक्टर।
नेगेटिव इन द कैरेक्टर्स तक बेसिकली कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर लिमिटेशन अप्लाई कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनको नेगेटिव इन कैरेक्टर यहाँ पे कहने का मतलब है। सम आर पॉजिटिव, कि ये लोगों को कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस भी देते हैं, जिससे सिटीजन को कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिवली लेने के लिए कहा गया कि सम आर पॉजिटिव ऑल्सो इन नेचर। दे आर जस्टिसेबल। जस्टिसेबल इसका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी है, मतलब एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। आप इनके एनफोर्सेबिलिटी के लिए अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप अंडर आर्टिकल 32 डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 में के थ्रू जा सकते हैं कि दे शुड बी एनफोर्सेबल। ओके, अगर वो वायलेशन होता है आपके किसी फंडामेंटल राइट का। दे आर डिफेंडेंट एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दैट सेम थिंग कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट आपके इन राइट्स को डिफेंड करता है और गारंटीड करता है कि ये वायलेट नहीं होंगे इन एनी केस। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट। इसका मतलब कि जैसे कल मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था कि जो फंडामेंटल राइट है पार्लियामेंट उनको भी अमेंड कर सकता है। तो यही मतलब है कि बस आपका क्या नहीं बदलना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको वो बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पर इसका कहने का मतलब यही है। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मैंने आर्टिकल 352 के अंदर मैंने आपको बताया था किन कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगती है आपकी। वॉर हो गया, इट मीन एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन। आर्म्ड रिवेलियन किस अमेंडमेंट एक्ट से आया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978, जिसने इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है उसको रिप्लेस किया था। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आपको बस ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो उस समय पे सस्पेंड नहीं होते हैं। अब आर्टिकल 20 और 21 में क्या है, इसको हम जब फंडामेंटल राइट में आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे। और साथ में जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे तो इनका सस्पेंशन किस तरीके से होता है और क्या कंडीशन से अप्लाई होती है, तो जब हम इमरजेंसी चैप्टर को कवर करेंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो आर्टिकल 19 का एजेंडा क्लियर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आपके आर्टिकल 20 और 21 जो है सस्पेंड नहीं होते हैं, और आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड होता है नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पर हो, तब आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है। हाँ, इनकी जो फंडामेंटल राइट है वो अब किस कौन नहीं कर सकता? आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, पार्लियामेंट इस चीज़ को करता है। आर्टिकल 33 के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो कुछ हैं वो इन सर्विसेज के लिए रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। क्यों रहते हैं रिस्ट्रिक्टेड? एट द इमरजेंसी दीज आर द सर्विसेज जो आपके लिए खड़ी होती हैं। अगर यही अगर बैक फुट पर चले गए तो हु विल फाइट फॉर यू? मे सम दीज आर द रीजंस, राइट। और देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हेन मार्शियल लॉ इन फोर्स। मार्शियल लॉ इन फोर्स का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिलिट्री का रूल आ जाना, वहाँ कंडीशन को वहाँ के लोग ऐसी सिचुएशन लाके खड़ा कर दी कि जो नॉर्मल गवर्नमेंट है उसके उस पे वो रन ही नहीं कर रहे हैं और फोर्सेस की ज़रूरत पड़ गई तो मार्शियल लॉ वहाँ पे लग जाती है। उस टाइम पे ये जो फंडामेंटल राइट की जो एप्लीकेशंस होती हैं तो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि वही चीज़ उनको ये एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ पे आपको इनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ये मार्शियल लॉ किस आर्टिकल में? आर्टिकल 34 में ये डिस्क्राइब है आपका। ये फीचर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के कि कुछ सिटीजन्स को ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, इवन फॉरेनर्स आल्सो हैज़ द फंडामेंटल राइट। ओके, और
आपके एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट, इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कंडीशन किस तरीके की एग्जिस्ट करती हैं ये उस पर डिपेंड करता है। और ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट के खिलाफ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को लाया ही आपके स्टेट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। अगर स्टेट आपके किसी राइट को, किसी लॉ को, प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसके खिलाफ लेके आया है। सम ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कारण नेगेटिव एंड पॉजिटिव होने का भी मैंने आपको मतलब बताया। दे आर जस्टिसेबल हैं कि इनको एनफोर्स किया जा, आपको इसके लिए एनफोर्सबिलिटी के लिए कोर्ट जा सकते हैं। डिपेंडेंट गारंटेड बाय ये सुप्रीम कोर्ट होते हैं। और नो परमानेंट नहीं है, इनको पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। सस्पेंड किस कंडीशन में सस्पेंड हो सकते हैं, किस कंडीशन में रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ये मैंने आपको कंडीशंस यहाँ पे बता दी। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इस वर्ड को मैंने कई बार यूज़ किया है, बट यहाँ जो स्टेट का डेफिनेशन है ये आर्टिकल 12 के अंदर है और ये रिस्ट्रिक्टेड टू पार्ट 3 है। पार्ट 3 विच इज फंडामेंटल राइट। तो स्टेट की डेफिनेशन में क्या होंगे? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, all local authorities, whether your municipalities, municipal commission, your पंचायत, statutory and non statutory authorities, जैसे आपकी LIC हो गई, आपकी सेल हो गई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, वो भी आपके फॉल होती है विद इन द मीनिंग। ये सुप्रीम कोर्ट के लेटरली सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी वर्क कर रही है एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट की डेफिनेशन आपने जान ली ये इस तरीके से, तो वो क्या बोलते हैं, आपकी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर अंडर आर्टिकल 12 आएगी। कल मैंने आपको टर्म ऑफ लॉ क्या है अंडर आर्टिकल 13, इस चीज़ को मैंने आपको कल भी बताया था कि परमानेंट लॉ जो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने इलेक्ट की हो, वो आपकी अकॉर्डिंग टू द कि उनके जो प्रोविजंस हैं वो फंडामेंटल राइट को वायलेट ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो या तो वॉइड होंगी या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी। अब आते हैं हम यहाँ राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी का पहला आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 आपको जानना है आज। तो आर्टिकल 14 जो है, प्लीज़ मैं आपको इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ इन आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर पॉलिटी। और कई बार ऐसा होगा कि इन आर्टिकल्स की सराउंडिंग में ही आपकी आंसर राइटिंग रहेगी और आपको इनका यूज़ करना आना चाहिए कि इन शब्दों को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। ओके, तो प्लीज़ इसको मतलब इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसलिए मैंने इनको इस तरीके से लिया है। तो राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 दो चीज़ों को इंश्योर किया जाता है। वन इज़ इक्वेलिटी बिफोर लॉ, सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है, इसका ओरिजिन जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, इवन यूपीएससी ऑल्सो आस्क्ड एंड अदर स्टेट पीएससीज ऑल्सो आस्क्ड कि इक्वेलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है। इसका ओरिजिन जो है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, कि किसी को लॉ के सामने जो है किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे। कि कोई व्यक्ति दो व्यक्ति हैं, एक का वही मैंने आपसे पहले भी बात बोली कि किसी का स्टेटस बहुत अच्छा है सोसाइटी में, किसी का स्टेटस सोसाइटी के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग या सोसाइटी में आपकी या फिर कोई किसी पोजीशन पर बैठा हुआ है तो उसको कुछ स्पेशल पावर्स दिए जाएंगे। ऐसा ये इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कॉन्सेप्ट इंश्योर करता है कि प्रिविलेजेस का एब्सेंस रहेगा लॉ के सामने। जब आप होंगे, जब कोई लॉ आपके ऊपर अप्लाई हो रही है, तब वहाँ पे आप पे कोई भी
आपका स्पेशल प्रिविलेज यूज नहीं होगा, एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली। वही चीज है, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड इन अ कोर्ट। ओके, तो एक वो सब्जेक्ट जो होगा वो हर पर्सन पर इक्वली अप्लाई हो रहा होगा। जो ऑर्डिनरी लॉ का जो वो सब्जेक्ट होगा, जो उस सिचुएशन में होगा, उस व्यक्ति पर वो इक्वली अप्लाई हो रहा होगा। इसका मतलब है नो पर्सन एबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, nobody is above the law. This is the meaning of equality before law. And इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो है, जो ये एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ, ये ए.बी. डायसी ने दिया था, हमारा ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे आई थिंक, और उन्होंने दिया था ये रूल ऑफ लॉ। इसी रूल ऑफ लॉ में से निकल के ये कॉन्सेप्ट इक्वेलिटी बिफोर लॉ निकल के आया। हम रूल ऑफ लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। और रूल ऑफ लॉ मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ, ये दो बेसिक एलिमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये दो बेसिक पॉइंट पर है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज एंड इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ में, कि किसी भी व्यक्ति को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा जब वो लॉ के समक्ष खड़ा हुआ होगा। सबको इक्वली ही सब्जेक्ट होंगे, उस लॉ का जो सब्जेक्ट होगा उसमें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब आते हैं हम ये दोनों चीज कहाँ है, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये दोनों अंडर आर्टिकल 14 है। मैं इसको स्लाइड में डालना भूल गई। आर्टिकल 14, वी आर डिस्कसिंग अबाउट आर्टिकल 14। अब हम आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ओरिजिन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इसको, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों का वो याद रखिएगा। इक्वलिटी बिफोर जो है वो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, और आपका जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, अगर सर्कमस्टेंसेस एक जैसे हैं, एक समान है, तो आपको ट्रीटमेंट भी इक्वल ही मिलेगा। सर्कमस्टेंसेस का मतलब है कि अगर आपने कोई किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और उस पर कोई एक उस क्राइम से रिलेटेड कोई लॉ अप्लाई हो रही है, और सिमिलर काइंड ऑफ क्राइम किसी दूसरे व्यक्ति ने किया है, लेकिन उनका अगर उनका स्टेटस कुछ अलग है, कुछ तो ऐसा नहीं होगा कि उनको दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट किया जाएगा। लॉ वही सेम लॉ उस व्यक्ति पे अप्लाई होगी, वही सेम लॉ उस व्यक्ति पे अप्लाई होगी। तो इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, अगर सर्कमस्टेंसेस एक जैसे हैं तो ट्रीटमेंट भी इक्वली ही मिलेगा। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। सिमिलर काइंड की सिचुएशन है तो वही एप्लीकेशन अप्लाई होगी किसी भी लॉ में, जो पॉइंट्स होंगे कि इस तरीके से ये लॉ अप्लाई होगी, सेम उसी तरीके से वो अगर सिचुएशन दोनों की सिमिलर हैं तो सिमिलर। द लाइक शुड बी ट्रीटेड, इसका ओवरऑल मतलब यही होता है कि द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अगर सेम काइंड की सिचुएशन है तो सेम काइंड की लॉ ही अप्लाई होगी, किसी को प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे। ये दोनों आपके आर्टिकल 14 के अंदर ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, ये जो दोनों डेफिनेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों अप्लाई होती हैं जब किसी व्यक्ति को कोई सज़ा सुनाई जा रही हो, या फिर किसी और तरीके का उस व्यक्ति के बारे में डिसीजन लेना हो, उस पर कोई लीगल प्रोसीडिंग किसी तरीके की सिविल चल रही हो, क्रिमिनल चल रही हो, तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही डिसीजन लिया जाता है कि ना स्पेशल कोई प्रिविलेज दिया जाएगा उस व्यक्ति को, ना ही उसको एबव द लॉ के एबव उसको ट्रीट करने लिया जाएगा। अगर सर्कमस्टेंसेस दोनों व्यक्तियों के इक्वली हैं तो उसको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा, अनइक्वल ट्रीटमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। इक्वलिटी ऑफ जो बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोथ यही चीज़ को एंश्योर करते हैं। मैंने रूल ऑफ लॉ के बारे में आपने बताया था, ये सेम चीज़ है। रूल ऑफ लॉ इज़ द पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट्स के थ्रू इनको लाया गया है बेसिकली। और जजमेंट कोई, जैसे मैंने आपका बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर कहीं कोई डेफिनेशन नहीं है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। ओवर द टाइम पीरियड डिफरेंट जजमेंट्स आए, उन जजमेंट्स ने आपको बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। ओके, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लॉज हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती हैं अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन नहीं रखा। एंड रूल ऑफ लॉ इज द पार्ट ऑफ योर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज रूल ऑफ लॉ इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ, इसको प्रूव कीजिए। ये मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो किस तरीके से रूल ऑफ लॉ इस बेसिक स्ट्रक्चर को इंश्योर करता है? रूल ऑफ लॉ बेसिकली आपको किस चीज़ को, आपकी इक्वलिटी को इंश्योर करता है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको प्रियम्बल आपने देखा होगा, इवन जब मैं प्रियम्बल का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको इस वर्ड प्रियम्बल में आपका इक्वलिटी वर्ड भी यूज़ किया गया है कि सारे लोग जो हैं आपके कंट्री के, वो इक्वली ट्रीट होना चाहिए। ओके, तो रूल ऑफ लॉ आपकी इक्वलिटी को एब्सेंस करता है। और किन किस बेसिस, बस उसके बेसिस अलग अलग हो सकते हैं कि किस बेसिस पे इक्वल होना चाहिए। कि जैसे आपकी वुमन और मैन है, अगर वो सेम काइंड ऑफ वर्क कर रहे हैं और सेम काइंड ऑफ रिजल्ट दे रहे हैं, तो उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए फिर उनकी पे स्केल में, राइट। तो ये इस तरह इक्वलिटी का यहाँ पे मैं यहाँ पे रूल ऑफ लॉ लगेगा नहीं, इक्वलिटी का मतलब समझा रही हूँ आपको। और ये चीज़ मैंने अब बता दी है कि रूल ऑफ लॉ आपको इंश्योर करता है कि कोई आर्बिट्री पावर का एब्सेंस होता है। बेसिकली आर्बिट्री पावर इन द सेंस कि किसी भी तरह की बिना ऐसा नहीं है कि कोई लिमिट नहीं है कोई रूल को अप्लाई करने के लिए, कोई भी अथॉरिटी आके आप पर कोई भी रूल नहीं लगा सकती। तो इसका मतलब है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए गए हैं। कोई भी अथॉरिटी होता है, कोई भी इंसान है, उसको उसके अकॉर्डिंग रन करना पड़ेगा। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन टू द ऑर्डिनरी लॉ, कि कोई भी जो लॉ है उसका जो सब्जेक्ट है वो इक्वली अप्लाई होगा किसी भी व्यक्ति पर। ओके, अब हम कुछ यहाँ पे आप एक्टिंग देख रहे होंगे, एक्सेप्शन टू द इक्वलिटी। इक्वलिटी में जो है कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि ये एक्सेप्शंस हैं क्या। Okay, so first is immunities to president and governor under article 361। ये क्या इंश्योर करता है? प्रेसिडेंट और गवर्नर को किस तरीके की इम्यूनिटीज दी गई हैं, ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। जो इनके अपना पावर को जो ये एक्सरसाइज करते हैं, वो कहीं पे भी उसके कहीं कोर्ट में या किसी भी के सामने उस चीज़ को रोज़ आंसरेबल नहीं है। वो आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट के सामने जो है कि हर रोज़ उन पे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है कि आप जब वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं ऑफिस की, तो कोर्ट उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता है उनकी जो पावर है उनको एक्सरसाइज करने के लिए, राइट। एक आपका क्या बोलते, एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए डेली अगर एवरी डे कोर्ट आके क्वेश्चन करने लगे डिग्नेटरीज से कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को रन करने में भी मुश्किल होगी। तो वहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन कर रखे हैं कि इस तरीके से ये चीज़, अगर कोई चीज़ अगर वायलेट हो रही है तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि कोर्ट वो प्रोविजंस को या वो लॉ को अवॉइड कर देगा, बट नॉट द एवरीडे जो उनकी वो ड्यूटीज़ या पावर परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जाके क्वेश्चन करेगा प्रेसिडेंट, कोई कोर्ट आपकी जो क्या हेड्स ऑफ द आपके स्टेट्स हैं उनको, बोथ आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट इन एक्सरसाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज़, जो अपनी ऑफिस उनकी ड्यूटी है उनको। नो, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है जिस समय पे ये ऑफिस में है, प्रेसिडेंट और गवर्नर जब उस समय पर ऑफिस में है, तो उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को नहीं लाए कोर्ट उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, जिस समय वो अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं ऑफिस की, जिस समय पीरियड तक हैं, उस समय पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं की जाएगी। नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस,
इवन अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा उनको। ये इनको एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं इक्वलिटीज़ में हमारे हेड्स जो हैं स्टेट्स का, उनको कि उनके खिलाफ ये चीज़ नहीं होगी। नो सिविल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग भी उनके खिलाफ नहीं की जाएगी, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग भी कोर्ट के द्वारा उनकी नहीं की। बस इसमें एक चीज़ है कि अगर उन्होंने कोई अपना पर्सनली कोई एक्ट किया है तो उस चीज़ को 2 मंथ का पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद ही इस प्रोसेस को, सिविल प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाएगा। अगर उन्होंने अपने पर्सनल एरिया में कोई उनसे लॉ वायलेट हुई है तो उसके लिए उनकी जो वो सिविल प्रोसीडिंग के केस में, नॉट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल प्रोसीडिंग के केस में आप उनको बताएंगे कि 2 मंथ्स का आपको उसमें नोटिस दे दिया जाएगा। उस 2 मंथ्स के नोटिस के बाद भी उस चीज़ को अप्लाई, सिविल प्रोसीडिंग को कोर्ट अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों पर्सपेक्टिव से, कि इम्यूनिटीज़ टू प्रेसिडेंट एंड की एक्सेप्शन क्या हैं आपके इक्वेलिटी के अंदर, आर्टिकल 14 के अंदर कहाँ पे आपके हेड्स को इम्यूनिटीज़ दी गई है। सिमिलरली सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए कोई भी पर्सन अगर उसने ट्रू कोई रिपोर्ट दी है आपके पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की, कोई जो उनकी प्रोसीडिंग है उससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट को लाया गया है किसी टेलीविज़न के द्वारा, किसी रेडियो चैनल के द्वारा या किसी न्यूज़पेपर के द्वारा, और रिपोर्ट ट्रू है, उसमें अनवैलिड पॉइंट्स नहीं हैं, तो वो उसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग चालू नहीं होगी। ओके। No member of parliament shall be liable to any proceeding in court in respect of anything said or any vote given are। उसने ये जो पहली वाली ये चीज़ है कि सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगी जिसने एक ट्रू रिपोर्ट दी है आपकी पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग के लिए, तो वो आर्टिकल 361 में है। 361 में आपकी जो है वो है प्रेसिडेंट और गवर्नर की इम्यूनिटीज़ डिस्क्राइब की गई हैं। 361A में आपको ये पॉइंट याद करके रखना है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होंगे वो लायबल नहीं होंगे जो किसी भी कोर्ट में जो उन्होंने पार्लियामेंट में कोई वोट दिया है या उन्होंने कुछ कहा है, पार्लियामेंट में कोई पॉइंट्स रखे हैं, तो वो कोर्ट में उस चीज़ की प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं होंगे, और ये इम्यूनिटी इनको आर्टिकल 105 देता है। सिमिलरली ये सेम चीज़ के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को इम्यूनिटी आर्टिकल 194 में आपको मिलती है। यहाँ पे आपको क्या बात याद रखनी है कि इन के अगर कुछ ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहे जाते हैं जो अगेंस्ट द आपके जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के एथिक्स या मोरल्स हैं उनके खिलाफ जाता है, या फिर कुछ इस प्रकार की सिचुएशन आपकी पब्लिक में क्रिएट करता है, तो उसके लिए पार्लियामेंट के खुद के अपने कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, कुछ मोशंस हैं जिनको लाया जा सकता है और उनको इस बात को कर्व किया जा सकता है। बट यहाँ पे जो इक्वालिटी एक्सेप्शन है उसके अंदर की कोर्ट उन्होंने जो कहा है उसमें वहाँ पे उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। फॉरेन रूलर्स जो होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, उनको भी यहाँ पे एक्सेप्शन मिला हुआ है। आपका यूएनओ हो गया और या फिर इसकी एजेंसी से यूनाइटेड नेशन ऑफिस या उसकी एजेंसी, उनको भी ये इम्यूनिटी मिली हुई है। तो आई होप आपको आर्टिकल 14 क्लियर होगा कि आर्टिकल 14 का मतलब क्या है। इट्स इक्वल, दो चीज़ों को इंश्योर करता है कि लॉ के सामने आपकी इक्वलिटी रहेगी और आपको इक्वली प्रोटेक्शन भी मिलेगा। इसमें रूल ऑफ लॉ का एलिमेंट है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज रूल ऑफ लॉ से ही आपका इक्वलिटी बिफोर जो है वो एलिमेंट ड्रॉ होता है। A.V. डाइसी ने इस रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट को दिया था। ही वॉज अ ब्रिटिश ज्यूरिस्ट। एंड एक्सेप्शन टू इक्वलिटीज़ क्या हैं, प्लीज़ ये पॉइंट याद रखिएगा। इनके आर्टिकल्स के साथ इनको याद रखिएगा कि इम्यूनिटीज़ इस आर्टिकल इक्वलिटी में किस किस को इम्यूनिटीज़ मिलती है और किस किस बेसिस पे इम्यूनिटीज़ मिलती है। सारे बेसिस में कुछ पर्टिकुलर बेसिस हैं जिन पर ये इम्यूनिटीज़ दी जाती है। अब हम अगला आर्टिकल देखेंगे, दैट इज़ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 विच इज़ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, कि कुछ ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो।
अब यहाँ किस किस चीज़ में ये डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, क्या क्या पॉइंट्स हैं कहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आपकी जो स्टेट है वो आपको इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती सिर्फ किसी भी सिटीजन को, उनके ये बेसिस हैं ओनली मतलब यही जो यहाँ पे लिखे हुए हैं जो पॉइंट्स, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करती है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी रेस क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका सेक्स या फिर आपका जेंडर क्या है, और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका। इस बेसिस पे कोई भी स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। और कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों में नहीं कर सकती, आपकी जैसे आप शॉप पे जा रहे हैं वहाँ पे आपको इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है कि इस रिलीजन का व्यक्ति या इस कास्ट का व्यक्ति या इस जेंडर का व्यक्ति या यहाँ इस स्टेट में पैदा हुआ व्यक्ति। जैसे आपने बहुत सारे केसेस में कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं उनके साथ, उन व्यक्तियों के साथ किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो आप इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक रेस्टोरेंट्स हों, आपके होटल्स हों, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो, यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और आप वेल्स यूज़ कर रहे हैं, टैंक्स यूज़ कर रहे हैं, रोड्स हो गए, पब्लिक रिसोर्ट हो गए, जो आपकी स्टेट उनको जिनको जनरली मेंटेन कर रही है, वहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये इसका बेसिकली मतलब है। एक्सेप्शन कहाँ है, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो स्टेट ही देता है। ये एक्सेप्शन जहाँ पे वो कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं जिनके कुछ क्राइटेरियाज को देख के उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट कुछ केसेस में ही दिया जाता है, हर जगह नहीं दिया जाता है उनको ये ट्रीटमेंट। ओके, एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस हो गए, चिल्ड्रंस जैसे हो गए, उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन उनको देना। स्टेट इज परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। इनके लिए भी कि जैसे लोकसभा में इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी क्योंकि इनका इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे लेजिस्लेचर में इनके लिए सीट्स प्रोवाइड कर दी। तो इस तरीके के प्रोविजंस जो होते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस इनको इन क्लासेस को स्टेट दे सकता है, बिकॉज इनका उस कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पर ये इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेड हैं। अब अगला प्रोविजन हम देख, स्टेट इज परमिटेड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल बाय रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या फिर मेंटेन्ड बाय स्टेट हो। ओके, तो आप जब आपने आपके 12th के बाद एग्ज़ाम्स दिए होंगे किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, तो आपने वहाँ पे कॉन्सेप्ट कितने परसेंट सीट्स जो हैं वो आपकी रिज़र्व हैं, इतने परसेंट लोगों के लिए, इतनी परसेंट सीट्स ओबीसी के लिए रिजर्व हैं, इतने परसेंट सीट्स एससी के लिए रिजर्व हैं, इतने परसेंट सीट्स एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो ये पावर किसके पास होता है? आपकी गवर्नमेंट्स के पास होता है, स्टेट के पास आपका ये पावर होता है इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए। ओके, स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल फॉर एडवांसमेंट इकोनॉमिकली वीकर। ये तो बहुत ही रिसेंटली ये टॉपिक था, इट वॉज अ हॉट टॉपिक ऑफ पॉलिटी, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू ऐड किया गया। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेट ने एम्पावर किया जो आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, 10% इनको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है कि उनको भी आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होंगे, ये अदर देन, ये बात मैं आपको बताऊंगी कि ये 10% एंड अदर देन 50% का डिफरेंस क्या है। तो इकोनॉमिकली भी बेसिस होगा किसी भी व्यक्ति को क्या बोलते हैं आपका रिजर्वेशन देने के लिए। हाँ, अब आपका जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं
उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सेंटर की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनमें 27% रिजर्वेशन देने के लिए सेंटर इस बात को सबसे पहले इंश्योर करने के लिए आपका आया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस प्रोविजन को लेके आया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये आपके इस प्रोविजन को लेके आया था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एडमिशन देने के लिए आप स्टेट जो है आपका वो कुछ इन कैटेगरीज को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये प्रोविजन लेके आया था 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। और इस बात को इंश्योर करने के लिए सेंटर लेके आया था ये एक्ट, सेंटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, जिसने 27% सीट्स रिजर्व की थी ओबीसी के लिए in all central higher education institutes like your IITs, IIMs and other your central universities। और इसके बाद एक पॉइंट और इसमें सेम रिजर्वेशन फॉर, ये मैंने आपको बता दिया यही कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू ये 10% आया था ये। और दूसरी चीज़ इसमें आपको याद रखनी है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आपका जो दिया गया था, इसमें लगाया था क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का इन द सेंस कि इसी ही क्लास में जो है कुछ लोग ऑलरेडी इकोनॉमिकली काफ़ी एडवांस्ड हैं, वो वहाँ पे इन्होंने ये क्रीमी लेयर का सेक्शन लगा दिया कि इस कैटेगरी के लोगों को ये जो एडवांटेज है 27% जो रिजर्व की गई हैं ये सीट्स, यहाँ पे इस क्रीमी लेयर वाले व्यक्ति को ये चीज़ नहीं मिलेगी जो इकोनॉमिकली इस लेवल तक एडवांस है। उसमें सीलिंग इस तरीके से कि फैमिली इनकम की सीलिंग लगा दी कि आपके पेरेंट की इनकम सपोज 8 लाख है, तो 8 लाख के बियॉन्ड आपको अगर आप 8 लाख तक आप अर्न कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति अर्न कर रहा है, कोई व्यक्ति इन द सेंस आपके पेरेंट्स अर्न कर रहे हैं, तो उनको ये जो 27% रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा। इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी हैं कि सेंट्रल सर्विसेज में ये वाली सर्विसेज के लोग हैं तो इनको नहीं मिलेगा ओबीसी में ये रिजर्वेशन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्रीमी लेयर आगे चल के कई आपके जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें ये डिबेट बनता है। अब अगला आर्टिकल हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 15 हम पढ़ चुके हैं, उसके एक्सेप्शंस पढ़ चुके हैं। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ओनली दीज ग्राउंड्स। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 16। आज मैंने आपसे कहा था कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 14 to 18 आता है। नाउ वी आर ऑन आर्टिकल 16 विच इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। Public employment in the sense which are creating by the government, that is your public employment. Provide for equality of opportunity for all citizens in matter of employment or appointment to any office under state. Equal opportunity दी जाएगी किसी भी व्यक्ति को जो आपके स्टेट के अंदर ऑफिसेस होंगे या स्टेट ने कोई सर्विसेज क्रिएट होगी तो उसमें हर व्यक्ति को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ओनली they have to match the basic criteria like your educational criteria, all these only they have to match, but उनको इस चीज़ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी भी सिटीजन को कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस, ओके, इस बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको दी जाएगी। फोर एक्सेप्शंस क्या हैं इस आर्टिकल के भी अपने एक्सेप्शंस हैं। आपने सब में देखा आर्टिकल 14 में भी उसके एक्सेप्शंस थे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर कोई भी आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स पढ़ा रही थी तो उसमें एक फीचर था फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। तो यही चीज़ें आपको देखनी है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये ओवर द टाइम पीरियड जब आप एक एक करके एक राइट्स को पढ़ते चले जाएंगे तब आपको वो चीज़ समझ में आती जाएगी, वो फीचर्स आपको कनेक्ट होते चले जाएंगे कि ये फीचर कहाँ से आए हैं, ये बस लिख क्यों दिए गए ऐसे। उन फीचर्स का अपना रिलेशन है, हर एक आर्टिकल के साथ आप उसको रिलेट कर पाएंगे।
फॉर एक्सेप्शन क्या है, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। बट ये जो ये कंडीशन थी ना रेजिडेंस वाली, ये कुछ समय टाइम पीरियड के लिए थी, अब ये एग्जिस्ट नहीं करती है। पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। स्टार्टिंग में ये कंडीशन थी कि रेजिडेंस को उस समय पे कंडीशन रखा गया था। स्टेट आप खुद ही देखते होंगे कि जब आप किसी अपने स्टेट के अलावा किसी और स्टेट की सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सिर्फ आपका एक एजुकेशनल जो बैकग्राउंड होते हैं वो क्राइटेरिया जो उस नोटिफिकेशन में दी वो मैच करना चाहिए। आपको रेजिडेंस के बेसिस पे ऐसा किसी भी नोटिफिकेशन में लिख के नहीं आता कि इस स्टेट का व्यक्ति या इस जगह का व्यक्ति ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता। यू जस्ट हैव टू द बेसिक एजुकेशनल क्राइटेरिया एंड यू कैन गिव द एग्ज़ाम ऑफ एनी स्टेट एनीवेयर इन इंडिया। State can provide reservation for post in favor of backward classes that is not adequate। ये स्टेट के हाथ में होता है, स्टेट को कितना परसेंट, सेंटर में तो ये डिसाइड है कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा, 16% रिजर्वेशन इस कैटेगरी को मिलेगा, 8% रिजर्वेशन इस कैटेगरी को मिलेगा। बट स्टेट के पास जो है, स्टेट के पास ही राइट होता है कि वो अपनी उस स्टेट की टेरिटरी में जिस तरीके से जो भी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है उतने परसेंट उनको वो रिजर्वेशन दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे अभी MPPSC में भी ये सबसे ज़्यादा डिबेटेबल है कि 27% OBC को देना चाहिए या प्रीवियसली जो 22% पे आई थिंक था उतना ही रखना चाहिए। ये अभी के टाइम का करेंटली अगर आपको इस चीज़ से रिलेट करना है तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। A law can provide the अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, a law can provide that incumbent of an office related to religious or denomination institution or member of its governing body should belong to particular religion or denomination। लॉ ऐसा कर सकती है कि अगर किसी रिलीजियस कोई ऑफिस बना हुआ है तो उसमें वो अपने रिलीजन से रिलेटेड व्यक्ति रख सकता है, उसमें कोई आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। वहाँ पे आप ये नहीं कि आपको इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट, क्योंकि रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होते हैं, वो कैसे इस्टेब्लिश होते हैं, ये आप आर्टिकल 25, 26 जब ये आप पढ़ेंगे वहाँ पे इन बातों को जान लेंगे। दूसरा 10% अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ economically, EWS is economically weaker section। ये आपका 10% अपॉइंटमेंट जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फेवर में आपका है कि जो ये आपके जो नोटिफिकेशन आते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के कि इतने सीट्स निकाली गई हैं तो उसमें 10% जो होगा वो अब EWS को भी मिलेगा, बट ये अदर देन 50% है, नॉट इंक्लूडेड इन 50%। ये 50% क्या है वो भी आपको अब समझ में आ जाएगा। कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, हमने बैकवर्ड क्लासेस के इंस्टीट्यूशंस में क्या कितने परसेंट रिजर्वेशन है इस बारे में जाना। अब हम एम्प्लॉयमेंट में उसका क्या सीन है, इसकी बहुत बड़ी डिबेट रही है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस रन किए हैं। ये कमीशंस फिर लेके गए कि बैकवर्ड क्लासेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए ताकि उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो सबसे पहले कमीशन ले आया 1953 में, दैट इज कालेलकर कमीशन 1953। ये दोनों कमीशन कभी कभी प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच इज़ द फर्स्ट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज कालेलकर कमीशन 1953। इसने बेसिकली इस कमीशन ने क्या किया, कमीशन ने ये जानकारी ली कि कौन कौन सी आपकी जो है बैकवर्ड क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, किस इनका सिनेरियो अभी क्या है इंडिया में, इनकी पोजीशन क्या है, ये कमीशन ने किया। ओके, अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। फिर उस पर इतना कुछ डिसीजंस नहीं हुए, पर मेन कमीशन आया आपका मंडल कमीशन। इट इज़ वेरी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BP मंडल, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज। वो कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनके ही नाम पे कमीशन का जनरली नाम रख दिया जाता है। तो कालेलकर कमीशन 1953 एंड 1979 इज BP मंडल कमीशन।
यही इस 27% रिजर्वेशन को मेनली लेके आए। इन्होंने ही सजेस्ट किया कि ओबीसी जो है उनको लगभग 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट में गया। अब ये मंडल कमीशन आया कब था? इसका अपॉइंटमेंट किया था आपका मोरारजी देसाई ने। वही इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो आपकी सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी कंडीशन अभी किस टाइप की, उसको देखने के लिए ये मंडल कमीशन को मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के टाइम पे ये कमीशन लेके आया। और कमीशन ने यही 27% जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होना चाहिए, ये मंडल कमीशन ने आपका बताया। बीपी सिंह ने इस जो अगली गवर्नमेंट आई बीपी सिंह की, मोरारजी देसाई के टाइम पे ये कमीशन बना था। बीपी सिंह की जो गवर्नमेंट आई उसने इस 27% रिजर्वेशन को एक्सेप्ट किया, डिक्लेयर किया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा। फिर क्या हुआ, 1991 में जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने दो चीज़ें इस 27% रिजर्वेशन में ऐड कर दी जो एक्चुअली डिबेट का कारण बनी लेटरली। उन्होंने दो कंडीशन क्या लेके आ गए, वो उन्होंने लगाया कि इसमें पुअरर सेक्शन को दिया जाए ये 27%, मतलब इकोनॉमिक क्राइटेरिया उन्होंने लगा दिया कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो ओबीसीज हैं उनको दे दिया जाए। मंडल कमीशन ने सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्राइटेरिया उन्होंने लिए थे उस बेसिस पे 27%। बट बीपी जो आपके नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई उसने पुअरर सेक्शन के बेसिस पे दे दिया कि 97% रिजर्वेशन, वो 27% जो रिजर्व पुअरर सेक्शन को ओबीसी के, विद इन ओबीसी ये बात हो रही है, विद इन ओबीसी पुअरर सेक्शन को ये 27% रिजर्वेशन दिया जाए। अब अगला नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने क्या अगला दे दिया कि 10% जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी मिलना चाहिए। दिस इज नॉट अंडर 27, ये अलग से था ये पॉइंट। ये 27% रिजर्वेशन के लिए था और 10% इकोनॉमिकली वीकर जो है वो उनको मिलना चाहिए। अब यहाँ से कुछ धीरे धीरे कुछ केसेस स्टार्ट होते हैं। तो पहला केस था मंडल केस 1992 मंडल कमीशन के, क्योंकि इस सेक्शन जो 27% रिजर्वेशन मंडल कमीशन ने सजेस्ट किया था, वीपी सिंह ने इसमें इस तरीके के दो चेंज लाए थे। सुप्रीम कोर्ट में इन दो चेंजेस को चैलेंज किया गया। इंदिरा सहानवे केस भी बोलते हैं, मंडल केस 1992 को इंदिरा सहानवे केस भी बोलते हैं। आप इसको जब भी कभी भी रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ चल रही होगी, जैसे आजकल रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इज़ वेरी पॉपुलर टॉपिक, तो उसमें आप ये इन केसेस के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। इंदिरा सहानवे केस वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ पॉलिटी 1992, आपका एम नागराज केस 2006, इन केसेस के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। इन्हीं केसेस के बारे में आज हम जानेंगे भी। ओके, तो पहला केस था आपका मंडल, दैट इज़ मंडल केस इंदिरा सहानवे। इसमें टॉपिक को जो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बात को अपहेल्ड किया और फिर कुछ डिसीजंस भी उसमें निकल के आए, 4-5 पॉइंट उसमें निकल के आते हैं कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा और उसने 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात थी उसको हटा दिया गया। लेकिन 27%, इसमें वो जो पुअरर सेक्शन वाला क्राइटेरिया, इकोनॉमिकली क्राइटेरिया लगा था उसको हटा दिया। सोशली और एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस होंगी उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और दूसरी बात आपको याद रखनी है, हाँ, क्रीमी लेयर ज़रूर बोला गया कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्रीमी लेयर की कोई क्लास है जो इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड हो चुकी है विद इन अ ओबीसी, तो उसको वहाँ से उसके उन्होंने आपने देखा होगा कि जब सेंटर अपना एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया था उसमें क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया डाल दिए गए थे। इसी तरीके से क्रीमी लेयर को बोल दिया गया क्रीमी, लेटरली वो क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया भी डिसाइड किए गए कि क्रीमी लेयर के क्राइटेरियाज क्या होंगे और 27% आपका रिजर्वेशन होगा। और
कि उस सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस का एक डेटा कोई मेंटेन करके रखे, उसके लिए कोई कमीशन भी होना चाहिए। तो इन्होंने एक कमीशन बनाने के लिए बोला। लिटरली वो कमीशन भी आपका पिक्चर में आएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि कोई रिजर्वेशन नहीं होगा प्रमोशन में। एक टाइम के लिए तो इन्होंने बोला कि प्रमोशन में रिजर्वेशन चलेगा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, पर लिटरली जो होगा कुछ इतने टाइम पीरियड के बाद ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन को ख़त्म हुई। तो नो रिजर्वेशन पॉलिसी इन प्रमोशन, ओनली अप टू द लेवल जब आप किसी एंटर कर रहे हैं किसी पोस्ट के लिए तो वहाँ तक रिजर्वेशन रहेगा, उसके बाद आपका रिजर्वेशन नहीं होगा। ओनली अप टू द एंट्रेंस लेवल यू विल गेट द रिजर्वेशन। और जो आपका रिजर्वेशन कोटा है सारी कैटेगरीज के लिए, वो आपका 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 50% की लिमिट उन्होंने लगा दी, 50% लिमिट। और मैं इसी लिमिट की तब से बात कर रही हूँ। लेकिन जो आपका अभी रिसेंटली EWS आया है वो अदर देन दिस 10% है, दिस 50% है, दिस 10% रिजर्वेशन, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर 50% लिमिट्स। इस 50% में आपका SC ST और OBC आता है। तो ये क्राइटेरिया लगा के आए कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए OBC को, आपका एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए इनकी इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस का डाटा रखने के लिए। ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली कि सपोज़ कोई नोटिफिकेशन आया, उसमें कैरी फॉरवर्ड रूल इन्होंने लेके आया। नोटिफिकेशन आया, कोई वैकेंसीज निकल के आई, ओके। वैकेंसीज में क्या होगा, सपोज आपकी 500 वैकेंसीज आई, ओके। अब 500 वैकेंसीज में से जो थी सिर्फ आपकी 410 ही फिल हुई, 90 वैकेंसीज आपकी फिल नहीं हुई। तो ये जो 90 वैकेंसीज हैं आपकी, ये अगला अगर जब उसी पोस्ट पे जब वैकेंसीज आएंगी तो उसमें ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। लेकिन जो वो वैकेंसीज आएंगी उसमें जो रिजर्वेशन की जो लिमिट होगी वो 50% एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये आपका इंदिरा सानवे केस में ये बात बोली गई। अब लेटरली इंदिरा सानवे केस के जो ये जजमेंट्स निकल के आए, इनको कैसे गवर्नमेंट ने अप्लाई किया, इसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो आपका क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था, उसके लिए रामनंदन एक कमेटी बनाई गई जिसमें उन्होंने इस क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया को डिसाइड किया और उस चीज़ को फिर एक्सेप्ट भी किया गया कि इनकम क्राइटेरिया क्या होगा, किसी सर्विसेज के क्राइटेरिया कि आप इस सेंट्रल सर्विसेज के इस लेवल पर हैं तो यहाँ पे आपका OBC का रिजर्वेशन की पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। इस तरीके के क्राइटेरिया डिसाइड किए गए। फिर आपका जैसे आपकी बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन लेके आए, तो 1993 में आपका बैकवर्ड क्लास कमीशन आया, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। लेटरली इसको 10 सेकेंड, ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 इस नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। तो आपकी ये सेकंड चीज़ फुलफिल हो गई। फिर एक क्राइटेरिया दूसरा आपका फुलफिल किया गया, जहाँ पर उन्होंने कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में बात की थी कि वो 50% जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। जब वो वैकेंसीज़ को अगली जब वैकेंसीज़ आएंगी जो जो बची हुई थी कुछ सीट्स, उनको जब उस वैकेंसीज़ में ऐड किया जाएगा तो 50% की लिमिट नहीं होना चाहिए। उन्होंने वहाँ पे एक क्राइटेरिया पार्लियामेंट ने अपने अमेंडमेंट से चेंज किया। आई थिंक इट इज़ 77th अमेंडमेंट एक्ट, sorry, I'll need to check this. Okay, that not 81st Constitutional Amendment Act 2000, उसमें उन्होंने बोला कि जो आपकी वैकेंसीज हैं, बैकलॉग वैकेंसीज हैं, वो आपकी जो आने वाली वैकेंसीज हैं, सपोज अगली आने वाली वैकेंसीज आपकी 400 आई और प्रीवियस बैकलॉग्स जो थे वो आपके 90 थे, तो वो इसमें काउंट नहीं होगी।
वो अलग से रहेंगी, वो इस यहाँ के 50% में काउंट नहीं की जाएंगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ बैकलॉग वैकेंसी, जो 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से इसको हटा दिया गया। ये वैकेंसीज अलग होंगी और ये जो बैकलॉग वैकेंसीज होंगी वो अलग होंगी। यहाँ पे ये जो है रिजर्वेशन की जो सीट्स हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वो जो था 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 से इसको हटा दिया गया। और दूसरी चीज़ क्या एंश्योर की गई, दो चीज़ें कि जो इन द सानवी केस में बोला गया था कि नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो उस चीज़ को 77th अमेंडमेंट एक्ट था 1995 में, वहाँ पे बोला गया प्रमोशन तो दिया जाएगा SC/STs को, बट ऑन द वे आपको उसकी एडिक्वेसी देखनी पड़ेगी कि ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं, मतलब इनका यहाँ पे इतना परसेंटेज, इतना अमाउंट में इनका रिप्रेजेंटेशन है क्या, वो डाटा आपको स्टेट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका एक और चीज़ प्रमोशन में आती है जो आपका 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 लेके आया। मैं आपको एक लिस्ट दूंगी लेटरली, जहाँ पे मैं आपको ये अमेंडमेंट्स को 1 by 1 करके लिख दूंगी कि किस अमेंडमेंट में क्या, तो आपको उससे याद रखा। अभी मैं आपको समझाने के लिए कि ये 50% क्या है, 50% रूल क्यों ब्रेक नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस क्या है, क्योंकि ये अभी डिटेल में ये न्यूज़ में ये टॉपिक काफ़ी चल रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या बताया, कॉन्सिक्वेंशनल सीनियोरिटी की बात की गई आपकी प्रमोशन में SC/STs के। एक क्या होता है कॉन्सिक्वेंशनल प्रमोशन फॉर SC/ST। सपोज एक व्यक्ति है A जो जनरल कैटेगरी का है, ओके, एक व्यक्ति है B जो कि आपका SC कैटेगरी से है, ओके। अब जब आपको प्रमोशन दिया जाएगा किसी भी एम्प्लॉयमेंट, दोनों सेम लेवल पे है, सपोज ये लेवल 1 पर है, ये भी लेवल 1 पर है और इसके बाद में ही रिक्रूट हुआ है लेवल 1। अब जब सीनियर प्रमोशन जब इनको दिया जाएगा तो पहले क्या चेक किया जाएगा, रिजर्वेशन का पहला अधिकारी कौन होगा, ये व्यक्ति होगा। बस इस व्यक्ति के इसमें क्या चेक किया जाएगा कि इससे पहले तो कोई इसी की लेवल पे कोई और SC व्यक्ति तो नहीं है, यहाँ पे कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी को चेक किया जाता है। बट लेकिन अगर जनरल और SC का व्यक्ति है, लेवल 1 और लेवल 1 दोनों ही हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस इस व्यक्ति को दिया जाएगा एंड ही विल बी प्रमोटेड। सपोज ये लेवल 2 पे था प्रमोशन और लेवल 2 पर प्रमोट हो गया, तो इसका कॉन्सिक्वेशनल सीनियरिटी का मतलब यही होता है। ये आपका 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। तो ये मंडल कमीशन, इसके बाद और भी केसेस आए जिन पे अलग अलग तरीके से इम्पॉर्टेंट केस हैं। वो जैसे M नागराज केस है आपका 2006, उसमें आपका प्रमोशन वाली जो था रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, उसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दे दिए कि अगर ये क्राइटेरिया मैच करते हैं तो आप कि इनएडुकेटली रिप्रेजेंटेड हैं या नहीं हैं, और दूसरी चीज़ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं या नहीं हैं। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि आप जब रिजर्वेशन देंगे तो ये देखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिशिएंसी मेंटेन है या नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको पॉइंट इनको देखना पड़ेगा। फिर एक एक और जजमेंट आया था, लेट मी जस्ट चेक अ लिटिल बिट, या जार्निल सिंह केस 2018, उसमें उन्होंने जो ये एडिक्वेट डाटा देने की, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको जब प्रमोशन, तो आपको एक डाटा रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये डाटा रिप्रेजेंटेशन की बात को बस नलिफाई कर दिया कि अब आपको कोई डाटा नहीं देना पड़ेगा, बट बाकी कंडीशंस को प्रमोशन देने के लिए आपको मैच करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि प्रमोशन जो है, राइट टू प्रमोशन
कोई फंडामेंटल राइट नहीं है आपका प्रमोशन, ये आपका डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट के पास। अब वो किन बेसिस पे देगी वो गवर्नमेंट उन क्राइटेरियाज को डिसाइड कर सकती है। अगर वो क्राइटेरिया मैच करेंगे विद द अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे तो प्रमोशन आपको सर्विसेज में दिया जा सकता है। अभी तक प्रमोशंस किस बेसिस पे दिए जाते हैं, वो मेन है कॉन्सिक्वेशनल सीनियोरिटी, आपकी उस बेसिस पे आपको दिए जाते हैं, जो आई थी आपकी 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। आई होप up to here it is clear to you. These are very important topic and most debatable one. If I have made any mistake, please let me know. I will try to correct in my next class. I tried my best to make you understand this difference. Now we will move forward to Article 17. Article 16 is little complicated also, जहाँ ये रिजर्वेशन की बात है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे सही तरीके से तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। तो वही बात मैं बोलती हूँ कि जब आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपके कुछ रूल्स और रेगुलेशन यहाँ भी अप्लाई होते हैं। पहले तो आपको कोर्स पता होना चाहिए, ये मैं एवरी लेक्चर आई एम रिपीटिंग टू यू that you should know what is your course, according to that you should study. Second thing, आपके पास आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर होना चाहिए, उनका रेफरेंस होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है। तीसरी चीज़, आपको जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आप ये सोचेंगे कि आपको एक बार पढ़ के ये चीज़ याद हो जाएगी, तो ये कभी नहीं होगा। दिस इज द, आपका माइंड की भी अपनी एक लिमिट होती है एंड यू हैव टू मेमोराइज सो मैनी फैक्ट्स। सो रूल होता है आपका कि रीड, राइट एंड रिवाइज। जितना आप पढ़ो उतना ही उस चीज़ को लिखो भी, उतना ही उस चीज़ का रिवीजन करो, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। ओके, तो ये चीज़ें भी आपको याद हो जाएंगी ओवर द टाइम पीरियड। आप जितनी बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार इनको पढ़ेंगे, जितनी बार इनको लिखेंगे और जितना रिवीजन करेंगे, आपको ये सारे पॉइंट्स अपने आप याद होते चले जाएंगे। आपको अलग से ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई रूल बनाना होगा इनके लिए। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी जो ये वर्ड है बेसिकली कहीं डिफाइन नहीं किया गया है कि अनटचेबिलिटी का मतलब होता क्या है, बट आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो किसी बेसिस पे कि इस इंसान की छाया मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, अगर ये इंसान इस कुएं से पानी पी लिया तो मैं इस कुएं से पानी नहीं पीऊँगा। यहाँ पे आपको या फिर ये इंसान इस कास्ट का है तो इस व्यक्ति से मैं बात नहीं करूँगा। यहाँ पे आपका अनटचेबिलिटी आ जाता है, विच इज़ इन योर आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी, एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी एंड फॉरवर्ड्स इस प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। आप किसी भी फॉर्म में इसको नहीं कर सकते, ये आपके इंडिविजुअल के खिलाफ भी ये राइट रहता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने फीचर्स पढ़ाया था आपको कि सम राइट्स आर अवेलेबल, ऑलमोस्ट ऑल द राइट्स अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, बट सम राइट्स आर अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी होते हैं। तो अगर एक व्यक्ति भी किसी व्यक्ति के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उसको, तो वहाँ पे आपका अनटचेबिलिटी वाला रूल लग जाता है। इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, ये पनिशेबल है आपका। इसके लिए एक्ट भी लाया गया गवर्नमेंट को, दैट इज अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जिसे 1976 में इसका बस नाम बदल के कुछ प्रोविजंस भी इसके चेंज हुए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया गया। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अनटचेबिलिटी का टर्म जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया। ओवर द टाइम पीरियड जिस तरीके की सिचुएशंस आई उससे हमें पता चलता गया, हिस्टोरिकल जो फैक्टर्स रहे उनके थ्रू ये वर्ड्स आया। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18। टाइटल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा पहले के समय में किसी को बोलते थे कि ये राजा साहेब, ये राय बहादुर साहेब, इस तरीके के टाइटल। तो इन टाइटल ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे दिए गए थे, पर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आया तब इन टाइटल्स को कि किसी को इतना स्पेशल प्रिविलेज देने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरीके की ये टाइटल रखे जाए, तो इन टाइटल्स को हटा दिया गया ताकि सब इक्वली ही ट्रीटेड हों। और किसी को स्टेट की तरफ से किसी को ये टाइटल नहीं दिए जाएंगे। स्टेट उस समय तो ब्रिटिशर्स ने दिए थे, स्टेट कोई टाइटल नहीं देगा
कि ये इनको हम राजा साहेब, ये राजा साहेब हैं, ये राय बहादुर साहेब हैं, इस तरीके के टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे. इट प्रोहिबिट द स्टेट फॉर कन्फर्मिंग एनी टाइटल ऑन एनीबॉडी वेदर सिटीजन और फॉरेनर, चाहे कोई सिटीजन हो चाहे कोई फॉरेनर, एक्सेप्ट मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो होते हैं. एकेडमिक जो आपको जैसे PhD में आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है, आपकी मिलिट्री में आपको किसी रोल को कि ये लेफ्टिनेंट है, ये कैप्टन है, ये ब्रिगेडियर है, इस तरीके के टाइटल्स हटा दिए जाएं. बाकी अन्य तरीके के जो टाइटल है वो आपको प्रोहिबिटेड होते हैं. इवन इसे किसी भी आपका जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो सिटीजनशिप की कंडीशन है जिसके तहत सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाता है वो व्यक्ति, उसको भी किसी फॉरेन स्टेट से वो कोई टाइटल नहीं ले सकता है. अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. अगर आप विद इन अ स्टेट के अंदर कोई ऑफिस या प्रॉफिट होल्ड करते हो या कोई ट्रस्ट को होल्ड करते हो तो आपको भी बिना कंसेंट, प्रेसिडेंट का कंसेंट लिए आप दूसरी फॉरेन स्टेट से टाइटल को नहीं ले सकते हो. नो सिटीजन एंड फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट इन द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट ऑफिस फ्रॉम अंडर और एनी, कभी किसी आप फॉरेन स्टेट से जो आपकी विद इन द कंट्री, इंडिया की कंट्री में अगर कोई सिटीजन है या कोई फॉरेनर है, उसने यहाँ का कोई ऑफिस होल्ड करके रखा है और दूसरी कंट्री अगर उसको प्रेजेंट दे रही है या किसी तरीके का कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट दे रही है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. ये कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इन दोनों केसेस में याद रखना ज़रूरी है कि अगर कंसेंट प्रेसिडेंट कंसेंट दे तो यू कुड एक्सेप्ट इट, बट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट यू कांट एक्सेप्ट इट. तो यही मैंने बताया कि जो हेरिडिटी टाइटल्स मिलते थे वो प्रोहिबिटेड कर दिए गए. हाँ, एक बात यहाँ पे कि जो आपके नेशनल अवार्ड मिलते हैं, आपका जैसे हो गया पद्मश्री, पद्म विभूषण, आपका भारत रत्न, वो जो है वो आर्टिकल 18 की टाइटल की मीनिंग में नहीं आते हैं, राइट. हाँ, आप इनको ऐसा सफिक्स प्रीफिक्स यूज़ नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति ए है तो सफिक्स यूज़ करके कि पद्मश्री ए, इस तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. बट वो आर्टिकल 18 की जो मीनिंग है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं. दीज आर योर नेशनल अवार्ड जिन्हें आप ले सकते हैं, राइट. एंड दिस इज डन. वी हैव कंप्लीटेड द वन article of your fundamental right, that is right to equality, which is from article 14 to 18. हम इसको कवर कर चुके हैं. अब नेक्स्ट जो हम आर्टिकल कवर करेंगे वो अब नेक्स्ट क्लास में की जाएंगे. आपके राइट टू फ्रीडम, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपका कवरेज देंगे. और फंडामेंटल राइट आपको याद रखना है. दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसके अराउंड मेंस में क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, स्पेशली अगर कोई टॉपिक बहुत डिबेट में आ गया है. मोस्टली मेंस में वो क्वेश्चन आते हैं. अदर देन आई एम टॉकिंग टू नॉट ओनली फॉर स्टेट PSC. स्टेट PSC तो जैसे कि मैंने आपको आज केसेस बताए, ये जो मैंने आर्टिकल 16 के अंदर जो रिजर्वेशन से रिलेटेड केसेस बताए, इस तरीके के केसेस को 1 बाय 1 लिखने के लिए पूछ सकता है एक बार को स्टेट PSC. इस आर्टिकल के अंदर किस तरीके से क्या डिफाइन किया गया है, कौन सी कंडीशन, ये लिखने को पूछ सकता है स्टेट PSC. UPSC जो होगा, UPSC मेनली आपका अगर प्रमोशन से रिलेटेड कोई टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, करंट में चल रहा है, तो उसको इनडायरेक्ट रिलेट करके पूछेगा. तब आपको ये इसका उपयोग करना आना चाहिए कि इस वर्ड्स को कि आर्टिकल 16 को हम वहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेंगे, आर्टिकल 16 की जो ये डिफरेंट कंडीशन है उनको हम कैसे वहाँ पे अप्लाई करेंगे. और अगर आप इन चीज़ों को मेंशन कर देते हैं कि दिस इज़ आर्टिकल 16, आपने केसेस को मेंशन कर दिया, जो इम्पॉर्टेंट केसेस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो इम्पोर्टेंट उनको मेंशन, तो आपका ये आंसर एनरिचमेंट में ये चीज़ हेल्प कर देती है. So that's it from my side for today, and later we will discuss about other fundamental rights also. It is a little a broader topic, so it will take maybe 2-3 classes of you, and later we move forward to other topic also. So thank you so much for today. We will meet you in our next class. Thank you.